हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश शर्मा और आज हम मैनेजरियल अकाउंटिंग के एक टॉपिक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है या हमें पता है कि प्रत्येक प्रोडक्ट या सर्विसेज का अपना एक जीवन चक्र होता है। जिस तरह से मनुष्य का अपना एक जीवन चक्र होता है, जो उसके बचपन से लेकर बचपन से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था के दौरान चलता है, वैसे ही एक उत्पाद का भी अपना एक जीवन चक्र होता है जो विभिन्न अवस्थाओं का अनुसार कार्य करता है। इस लाइफ साइकिल के दौरान नए नए ग्राहक जो हैं वो उसके प्रोडक्ट के बनते हैं तथा नए नए उत्पाद की खोज व प्रेजेंटेशन जो है उससे हम इंट्रोडक्शन स्टेज से हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसकी जो सेल है उसके अंदर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से विस्तार होना आरंभ होता है, जिसे हम जिस अवस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है उस अवस्था को हम ग्रोथ स्टेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी सबसे अधिक जब सेल होती है तो हम उसे मैच्योरिटी स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। मैच्योरिटी स्टेज के बाद धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स में गिरावट आने लग जाती है, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर हैं वो बाज़ार में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अंत में जो है बाज़ार से हटाने की भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें प्रोडक्ट को बाज़ार से हटाना पड़ता है। उस स्टेज को हम डिक्लाइन स्टेज बोल सकते हैं। तो इस दौरान जो पूरे इंट्रोडक्शन स्टेज से लेकर जो उसकी डिक्लाइन स्टेज है, उस दौरान जो प्रोडक्ट की सेल जो हुई है उसकी जो हिस्टोरिकल एक सेल्स का जो रिकॉर्ड है उसको हम जब ग्राफिक रूप से प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो करते हैं। तो इस जो ग्राफ के अंदर हम जो चीज़ें शो करते हैं वो जो सभी चीज़ें हैं वो एक विशेष वस्तु की, जो प्रोडक्ट की एक विशेषता को दर्शाते हैं कि उत्पाद जो है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक निश्चित जीवन चक्र है जो जिसके विभिन्न स्तर हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइंस, और उसके बाद इसको बाजार से हटा दिया जाता है। उसके साथ साथ ये भी विशेषता है कि जो उत्पाद की लागत है या उसकी सेल्स से जो रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है उसका स्वरूप जो है वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान जो है वो अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक स्टेज के ऊपर उसकी जो डिमांड है, जो कॉस्ट है, जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो निरंतर अलग अलग होते हैं, अपने अपने स्टेज के अनुसार होते हैं। बिक्री की जो मात्रा है या लाभ है, दोनों ही जो है विकास की जो अवस्था होती है, जो ग्रोथ स्टेज होती है, उसके दौरान बढ़ते रहते हैं। लेकिन मैच्योरिटी स्टेज के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेल्स तो बढ़ती है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स के ऊपर, प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। तीसरा, उत्पाद के जो लाइफ साइकिल है उसका लाभ और प्रॉफिट और लॉस जो है वो निरंतर घटता या बढ़ता रहता है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। उत्पाद के जो जीवन चक्र के विभिन्न स्तर हैं उसके वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें उपलब्ध होती हैं, जिनको किसी भी मार्केटर्स को प्राप्त करने में अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ता है। तो जो हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से संबंधित लागत और उस पीरियड के दौरान, उस लाइफ पीरियड के दौरान उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की या बेची जाने वाली जो इकाइयां हैं उनकी संख्या का अनुमान लगाना शामिल करते हैं हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। इसका मतलब यह है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है
किसी प्रोडक्ट की होल लाइफ की जो जीवन चक्र की लागत और उस अवधि के दौरान उत्पादित की गई या बेची जाएगी जो इकाइयां हैं यानी जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या का अनुमान लगाना के कार्य शामिल किया जाता है, जिससे कि हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकें। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है उसका जो होल लाइफ है उसके दौरान हम 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर विक्रय का अनुमान है कि हमें 10,000 यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं। तो उस दौरान जो टोटल लागत हमारी आती है वो आती है 4 लाख रुपीज़। इस दौरान जो 4 लाख रुपीज़ आती है इसका मतलब ये है कि एवरेज जो कॉस्ट है हमारी 40 रुपीज़ है। तो एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्म जो है इस 4 लाख रुपीज़ को उस अवस्था के दौरान प्राप्त करने की कोशिश करेगी जहाँ पर फर्म का जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होने की आशंका है। अतः जो फर्म है वो उसके ग्रोथ स्टेज के अंदर बिक्री बढ़ती है हमारी फर्म की, तो इसीलिए बाज़ार में उस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्म है उसकी एक तरह से मोनोपोली होती है, तो वहाँ पे ये वसूल करना चाहेगी टोटल लागत को, जिससे कि जो आपका मेच्योरिटी स्टेज है जो डिक्लाइन स्टेज है वहाँ पर अगर हमें प्रोडक्ट को कम मूल्य पर भी बेचना पड़े, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, नया प्रोडक्ट जो है वो बाज़ार में आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें कम मूल्य पर बेचना पड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी फर्म जो है टोटल लागत को जो ग्रोथ स्टेज के अंदर प्राप्त करने की कोशिश करती है। जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो आर्थिक या ये कहें कि इकोनॉमिक जीवन से स्टार्ट से लेकर उसके अंत तक की लाभदायकता को मापने के लिए हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी जो टोटल लागत है वो प्रोडक्ट की पूरी लाइफ के दौरान इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन तक कितनी होती है और उस दौरान हमें किस किस स्तर पर प्रॉफिट्स प्राप्त होती है, तो इन सब का अनुमान लगाने के लिए ही हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की एक डिफरेंट एक अन्य अवधारणा या ये अप्रोच भी है जो शोध या विकास के प्रारंभिक चरण से लेकर उस समय तक जब ग्राहक जो है अपना समर्थन वापस ले लेता है, यानी जो डिक्लाइन स्टेज है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है कस्टमर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस दौरान उत्पाद की लागत का रिकॉर्ड करने से। तो जैसे कि अधिकांश जो लागतें हैं वो या तो रिसर्च स्टेज पर इंट्रोडक्शन स्टेज पे डिज़ाइन करने के लिए या प्रारंभिक अवस्थाओं से संबंधित होती हैं। अतः उत्पाद के जीवन चक्र के प्रारंभिक अवस्थाओं में ही इन लागतों की योजना बनाना, इन्हें नियंत्रित करना और डायरेक्शन देना का प्रयत्न जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म के द्वारा किया जाता है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की एक डिफरेंट अप्रोच भी है जिसके अंदर हम कस्टमर लाइफ कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, जिसमें जो हमारा ग्राहक है उसका जीवन चक्र की लागत का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। जो उत्पाद की क्रय की लागत में उत्पाद के रख रखाव को भी शामिल कर लेते हैं, हम उसकी जो डिस्काउंटेड कॉस्ट है या फिर जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसको भी जोड़ते हैं। तो इससे यदि कोई और भी स्क्रैप वैल्यू अगर हमारे पास बचती है या फिर ये साल्वेज वैल्यू बचती है तो उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो उस प्रकार जो हमें लागत प्राप्त होती है उस लागत को हम कंसिडर करते हैं एज ए प्रोडक्ट लाइफ कॉस्ट। तो इसमें जो उत्पाद को उच्च लाभ पर भी बेचा जा सकता है जिससे कि उसकी रख रखाव उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो और ग्राहक के लिए उसका जो उपयोगी मूल्य है वो कम न हो। तो ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसकी प्रोडक्ट की उस लागत को ज्ञात करने से संबंधित जो उसकी होल लाइफ के दौरान उसने उसके पूरी लाइफ के दौरान उसके ऊपर इनकर्ड होती है और उस लागत को किस तरह से हम मैनेज करें, किस तरह से किस अवस्था के अंदर प्राप्त किया जाए, उस सब से संबंधित जो लागत है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक पार्ट होती है। थैंक यू।